हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नॉर्मल मंथ से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है आप लोग रीड करिए। हु इज द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू स्टैंड द असेसमेंट एंड एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो असेसमेंट एंड एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके हेड कौन है, यानी जो पैनल सेटअप किया गया है इसके हेड कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये चार ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ए होगा, के राधा कृष्णन। कैसे देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो हाई लेवल पैनल को सेट किया था, इस सेटअप का जो उद्देश्य था वो इसे और मजबूत बनाना था। यानी जो असेसमेंट एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इसे और ज़्यादा इसको स्ट्रेंथ यानी मजबूत बनाना था। इस वजह से इस हायर पैनल को सेटअप किया गया था। इस पैनल को जब सेटअप किया गया था तो इसका फॉर्मेशन, इसमें जो के राधाकृष्णन वो चेयरमैनशिप थे, इनके अंतर्गत बनाया गया था। चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और आईआईटी कानपुर के ये सारे लोग थे। इनके अंतर्गत इन लोगों को मिला के ही इस पैनल को सेटअप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय द कॉलिन डिक्शनरी। यानी 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर कौन है और उसी कॉलिन डिक्शनरी में सेलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लॉकडाउन, परमा क्राइसिस, पैंडेमिक, नॉन फंजिबल टोकन। सो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस ही है जो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 को कॉलिन डिक्शनरी में सेलेक्ट किया गया है। क्या होता है परमा क्राइसिस देखेंगे। परमा क्राइसिस का मतलब होता है कि एक जो डिस्क्राइब कर रहा है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी इन सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी क्राइसिस यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लंबे समय तक रही है। यानी जैसे एग्जांपल लेंगे कोविड। कोविड जो होती थी, कोविड जो है वो एक लंबे समय तक रही है और ये इनस्टेबिलिटी इन सिक्योरिटी है, क्योंकि इसका कोई भी पता नहीं है, ये सिक्योर भी नहीं है। ऐसा तरह का क्राइसिस होती है। तो इस वजह से यहाँ पे परमा क्राइसिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हो रही है वो लंबे समय तक रहेगी, उसकी टाइम पीरियड हमें फिक्स नहीं है। ठीक, ये जो वर्ड है ये किस लिए, इस वर्ड का संबंध किससे होता है? चैलेंजेस से यानी चुनौतियों से, क्योंकि कोविड-19 एक तरह का हमारा चुनौती था। मुझे उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस करने पड़ते थे, मुझे उससे बच के रहना पड़ता था। तो इस वजह से ये एक चैलेंजेस पोज होती है। यानी जब भी कोई ऐसा इवेंट्स होती है, जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो क्या क्या होती है, जैसे क्लाइमेट चेंज होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाती है। या फिर कोई वॉर होता है, जैसे वॉर इन यूरोप हुआ है अभी, जैसे आपका रशिया और यूक्रेन में हो रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल चाउस यानी बहुत सारे राजनीतिक अव्यवस्थाएं गड़बड़ियाँ होती है उसकी वजह से। तो इन सारे की वजह से बहुत सारे सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर चैलेंजेस होती है। तो उस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे परमा क्राइसिस क्रिएट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ चला गया? तो क्वेश्चन में थर्ड है विच कंट्री लॉन्च द विदाउट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। कौन सी कंट्री जिसने विदाउट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? जापान, चाइना, रसिया, इजराइल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। क्या है ये देखेंगे। चाइना हैज रिलीज प्लान्स टू फर्दर एक्सपेंड द ग्लोबल रिसर्च ऑफ इट्स होम ग्रोन विदाउट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, चाइना ने इसे बनाया था, ये अपना होम ग्रोन इसने खुद से बनाया है। क्या है इसमें, ये जो है अमेरिका ने जो जीपीएस बनाया था उसके अल्टरनेटिव इसने एक अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को प्रोड्यूस किया है, बनाया है इसने। ठीक है, विदाउट सेटअप ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग ऑफ रेफरेंस स्टेशन है ये एक कोर्स है। ठीक है, और ये थाईलैंड में है जो कि 2013 से काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन एज ऑफ द नवंबर 2022। कह रहा है कौन सी कंट्री है जिसने सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया है? जापान, चाइना, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें। स्विट्जरलैंड हैज लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन विथ 100 कोचेस। यानी उसमें 100 कोचेस हैं और इतने सीट है आपके 4550 सीट से बैठने के लिए। मेजरिंग 1910 मीटर है उसकी लंबाई है। और ये रेलवे जो है ये सूजर ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये टू सेलिब्रेट द 175th
यानी 175वां एनिवर्सरी ऑफ द स्विट्जरलैंड फर्स्ट रेलवे सेलिब्रेट किया गया है इसे। और ये चीज़ बस आपको याद रखना है यहाँ पे। और ये क्या है, 25 न्यू कैप्रिकॉर्न इलेक्ट्रिक ट्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ एज ऑफ द नवंबर 2022? कौन सा मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो पृथ्वी से लॉन्च किया गया है नवंबर 2022 में? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्कन हैवी। कैसे देखेंगे, स्पेस एक्स जो कंपनी स्पेस एक्स है, इन्होंने लॉन्च किया है फॉल्कन हैवी रॉकेट को, सेंडिंग सेवरल यूएस मिलिट्री सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल लॉन्च एवर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। दिस वाज a SpaceX as a 50th launch of the 2022 as a SpaceX works horse Falcon 9 rocket has लॉन्च्ड 49 मिशंस सो फॉर दिस ईयर। मतलब इस साल ये जो आपका वर्कफोर्स फॉल्कन 9 रॉकेट है, इसने 49 मिशंस को लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स के द्वारा ये 50वां लॉन्च था, जो कि फाल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसके द्वारा उसने बहुत सारे मिलिट्री सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू एंड impunity for crimes against journalists observe? कह रहा है कब हम इंटरनेशनल डे टू इन इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाए जाते हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको ना बहुत सारे लोगों ने इन जर्नलिस्ट को मारा है, उनको मार देते थे, किल कर देते थे, क्योंकि वो एविडेंस वगैरह कुछ भी निकालते थे। तो इस वजह से उनके प्रोटेक्शंस के लिए, उनके बचाव के लिए एक डे को एज अ ऑब्जर्वेशन के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कौन सा डे है? सो यहाँ पे आंसर 2 नवंबर होगा। 2 नवंबर को ये रखा गया है डेट। क्या है देखेंगे, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑब्जर्व 2 नवंबर एज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट सिंस 2013, ठीक है। क्या है इसका मतलब, ये जो है ना बहुत सारे जर्नलिस्ट है, उनके प्रोटेक्शंस के लिए, उनके बचाव के लिए, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन ने ऐसा असेंबली बनाया है। और ये उन्होंने 2 नवंबर को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। और ये सिंस 2013 से ये सारी चीज़ें हो रही है। क्या हो रही है कि 2013 से बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जिनको बहुत सारे जर्नलिस्ट को मार दिया जाता था, उनको किल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं जो उनके खिलाफ वो एविडेंस लाते थे, इस वजह से। तो यहाँ पे द डे ड्रॉ अटेंशन टू इम्प्यूनिटी विच मीन्स द कल्प्रिट गोइंग अनपनिश्ड टू क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। मतलब इसलिए ऐसा इसलिए किया गया ताकि जिन लोगों ने जर्नलिस्ट को मारा है उनको सज़ा मिल सके, उनके खिलाफ पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है, उनको पनिशमेंट दिया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, as per the Education Ministry Performance Grading Index (PGI), how many states attained level 2 grading in 2020-21? ठीक है, कितने स्टेट्स ने ये लेवल को अटेन किया है, ठीक है, अटेन किया है। सो नॉन 2 4 7, तो यहाँ पे 7 होगा। 7 स्टेट्स ने इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट किए थे। क्या है देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी फॉर द 2020-21 index has evidence-based comprehensive analysis of school education system across states and union territory। मतलब ये जो बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिलीज इसलिए किया है ताकि हमें ये पता चले कि किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में जो इस स्कूल एजुकेशन सिस्टम बनाई गई है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यानी हमने जो भी सिस्टम बनाया उस सिस्टम के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, उस स्कूल में उस तरीके से शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, तो उसको चेक करने के लिए उसने ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स देखिए, यहाँ पे टोटल आपके 7 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी है, नेमली जिसे मैं नाम ले सकता हूँ उसका, केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश है। इन लोगों ने लेवल 2 ग्रेडिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो 2021 में पीजीआई 2021 क्लासिफाई द स्टेट इनटू 10 ग्रेड्स, 10 ग्रेड में से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और विच इज़ द हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड इज लेवल 1, तो जिसका सबसे ज़्यादा ग्रेड होगा उसे लेवल 1 में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 आपकी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी, इन्होंने लेवल 2 में ही अभी इनको मिला है, लेवल 2 मिला है, क्योंकि हो सकता है इनको ज़्यादा ग्रेड नहीं मिला होगा इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसका संबंध न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम से है?
सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे ऐसा थोड़ा समझना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट की बात की जा रही है, यानी न्यूट्रिएंट। तो ये पोषण की बात की जा रही है, तो पोषण हमारा जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर मुझे अपनी फसल को अच्छी बनानी है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स बनाना है, तो हमें थोड़ा उसको देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स वाले चीज़ें, फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी। अब आर्टिफिशियल तरीके से हम केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करते ही हैं, तो इस वजह से देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है इसका भी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर क्या है इसमें। द कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट फॉर द पीएनके। पीएनके का मतलब होता है फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक, ठीक है, ये जो आपके एक केमिकल फर्टिलाइजर होती है, इनका यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाएगी। ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है। द गवर्नमेंट अप्रूव अ सब्सिडी ऑफ रुपीज 51,875 crore for the phosphatic and potassic fertilizer for the second half of the 2020-2023. The scheme is implemented by the Ministry of Chemical and Fertilizer. ये जो स्कीम है ये किसने इम्प्लीमेंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने किया था। गवर्नमेंट मेक्स अवेलेबल फर्टिलाइजर टू फार्मर्स एट द सब्सिडाइज प्राइसेस। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज यानी डिस्काउंट प्राइस पे फार्मर्स को अवेलेबल कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which institutions observe the Vigilance Awareness Week every year in India? बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने विजिलेंस अवेयरनेस वीक एवरी ईयर इन इंडिया, हर प्रत्येक साल में विजिलेंस अवेयरनेस वीक को ऑब्जर्व किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सो यहाँ पे आई थिंक बी ऑप्शन होना चाहिए, यस बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होती है देखेंगे इसमें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व विजिलेंस अवेयरनेस वीक एवरी ईयर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इंटीग्रिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च द न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ही ऑल्सो रिलीज द बुकलेट्स ऑन एथिक्स एंड गुड प्रैक्टिसेस, compilation of best practices on the preventive vigilance and a special issue विज्ञाई वाणी देखो विजयवाड़ी on the public procurement। क्या है यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा सा, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको सीवीसी शॉर्ट में बोलते हैं, और ये जो सीवीसी है ये कब बना है, ये 1964 में बना है, 11 फरवरी 1964 को बनाया गया है। इसका पर्पस ये है कि जो भी गवर्नमेंट करप्शन होती है वो होती है ना, उसको पता करना, यानी ये जो बनाई गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका मेन पर्पस होता है कि टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन, ठीक है। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, और इसमें जो भी प्रेसिडेंट को हम अपॉइंट करते हैं उसकी टाइम पीरियड 4 साल तक होती है, या तो 65 साल का हो जाए या फिर 4 साल, जो भी पहला होगा वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। इस समय प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, श्री सुरेश एन पटेल है। इस समय प्रेजेंट में कौन है चेयरमैन, देखिए 4 साल तो इसका टाइम होगा, और प्रेजेंट में इस समय कौन है इनका चेयरमैन, तो सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन टेस्टेड द फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल्स। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये टेस्ट किया है फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD, तो इसका आंसर है DRDO, ठीक है। क्या है देखेंगे, DRDO के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जो DRDO है ये इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये जो है ये कब बनाया गया था, 1958 में इसे सेटअप किया गया था, बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, यानी इसका भी हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में। और इसके जो मिनिस्टर है वो इसमें कौन है, डिफेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं राजनाथ सिंह है, और इसके एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूटिव जो इसको संचालित करते हैं समीर वे कामत है, समीर वी कामत, ठीक। ये है, इन्होंने एक टेस्ट किया है, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या टेस्ट किया, फ्लाइट टेस्ट ऑफ द फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस
इंटरसेप्टर है, AD-1 मिसाइल इसका टेस्ट किया है। ये इसका काम क्या होगा, ये जो मिसाइल बनाई गई है, ये अगर कोई भी हमारा जो दुश्मन है उसने अगर कोई मिसाइल लॉन्च किया हमारे देश के ऊपर है, हमारे ऊपर, तो ये उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है कि वो हवा में ही उसे ध्वस्त कर सकता है, उसे पृथ्वी पे हमारे अटैक करने से पहले ही रोक सकता है। ठीक है। सो द मिसाइल वाज टेस्टेड विथ लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द उड़ीसा। ये उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है वहाँ से इसे टेस्ट किया गया है। और ये जो रेंज है इसका इंटरसेप्टर मिसाइल्स का, ये दोनों है, यानी लो एक्स एटमॉस्फेरिक है, इंडो एटमॉस्फेरिक है। इसका मतलब क्या है, लो एक्सो एटमॉस्फेरिक, इसका मतलब ये है कि जो हमारी देखिए अर्थ होती है, तो अर्थ का एक लेयर है, जैसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर से जैसे हम बाहर जाएंगे तो स्पेस आ जाती है। तो यानी अगर कोई रॉकेट जो लॉन्च हुई है वो, उसको हम स्पेस के बाहर ही हम क्या करेंगे, उसे ध्वस्त कर देंगे। सो ऑकरिंग इन द नियरली रीजन ऑफ स्पेस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही हम उसे क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उसको बोलेंगे लो एक्सो एटमॉस्फेरिक। ठीक है। और दूसरा है इंडो एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो भी हमारी एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में हम लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर, पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर ही हम उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी हमारे पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर तक के एरिया को हम बोलेंगे इंडो एटमॉस्फेरिक। 100 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है, नीचे नहीं बोला हूँ, 100 किलोमीटर के ऊपर जो हिस्सा होगा, जो भी स्पेस है, जो भी जगह है, ठीक है, जो भी लेयर है, उसको इंडो एटमॉस्फेरिक बोलेंगे। तो यानी 100 किलोमीटर के ऊपर ही हम उसको क्या करेंगे, जो भी मिसाइल्स होंगी उसे हम इंटरसेप्ट कर देंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन दोनों का मतलब ये है। तो ये स्पेस में ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसको हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर तक डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इन दोनों तरीके से इसे बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये पूरे मैंने लगभग आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।